हेलो। हाँ जी, जय भीम जी। हेलो। हाँ जी, जय भीम जी, जय भीम सर, कैसे हैं आप? जी जय भीम, जय वोटरशिप हैं। जय जय भीम, नो जय वोट वोटरशिप डालने है। वालों को पैसा मिले उसके लिए है वोटरशिप। अच्छा अच्छा, जय वोटरशिप, जी जी। हाँ, अच्छा और जय भीम से ज्ञान मिला है, अच्छा। वोट का अधिकार मिला है। जी जी। और जय चलिए वोटरशिप कहने से आपको नोट का अधिकार मिलेगा। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। अभी तक किसी को मिला सर? कितने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं? तो आपने अपने बच्चे पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? हाँ, पढ़ाई। तो जब MA BA PhD हो जाएंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। हाँ जी जी, सही बात है। जब एक क्लास में भेज दो कि भैया मेरे BA नहीं हो पाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, सही बात। तो ये जो है वोटरों के घर पैसा पहुंचाने का बड़ा काम है। नेताओं के घर तो सब पहुंचा लेते हैं कूद कूद के। जी जी जी। हम लोग वोटरों के घर पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं भाई। जी जी। इसीलिए हमको तकलीफ हो रही है। कोई हमको चंदा नहीं दे रहा है, कोई साधन नहीं दे रहा है, अखबार वाला मुंह नहीं खोल रहा है। इसलिए नहीं खोल रहा है कि हम उसको विज्ञापन जी। समस्या कि नहीं है ना। नहीं, देखिए, आप तो वैसे अपना मतलब काम और सिलेक्शन जो आपने किया है, शुरुआत काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं वोटर्स इंडिया पार्टी से, सादेश अली मसीह जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब जो है संघर्ष कर रहे, कोशिश कर, लेकिन सामाजिक मदद जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। नहीं मिल पा रही। कोई बात नहीं। इसका मूल रहस्य, मूल कारण क्या है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोग जान नहीं पा रहे, या लोगों को लग रहा है आप अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं? जैसे बाबा साहब थे, है ना जी। तो जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तब भी इस देश के परदेश के चमारों ने नहीं सुना था। तब मुसलमान की समझ में आया था। है? और जबकि वो कर रहे थे पूरे देश और दुनिया के प्रति एक नागरिक के लिए कर रहे थे। राइट। हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए कर रहे थे। लेकिन बैकवर्ड मतलब सवर्ण इसलिए नहीं कह रहा था तो इसके क्यों मानना कि ये तो जाटव है। और जाटव इसलिए नहीं मान रहा था कि हम क्या हम अगर इसी मान लेंगे तो हमें जाटव लोग मान लेंगे। क्यों? इसलिए हम लोग जिस काम को कह रहे थे, कहते कहते आज लगभग, पहले तो पार्लियामेंट में बात शुरू हुई और पार्लियामेंट से अब चल के पूरे देश में शुरू हो गई। जब राहुल गांधी बोलने लगे कि हम महिला को 8,500 रुपया दूंगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन इनके मुंह से जो लगाम लगी थी वो लगाम खोली गई। जी ठीक है, खुली कि नहीं खुली? कांग्रेस के मुंह से निकली हुई लगाम और जो बीजेपी के जा रहा था सर है, और उसको बना दिया सबने मिलके ऊंट। जी। अब ऊंट के जो लोग जो ही रस्सी लगा लेगा ऊंट उसी के इशारे में बैठना शुरू कर देगा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप ने तो इंडिया गठबंधन का शायद साथ दिया है, जहां तक मुझे पता है आपके विषय में। मैंने नहीं, इंडिया गठबंधन का नहीं, सिर्फ राहुल गांधी ने जब अपना घोषणा पत्र ओके किया है और इन्होंने कहा कि हम जो है महिला को 8,500 रुपया महीना दूंगा, 1 लाख रुपया सालाना, है ना। अच्छा, वोटर तब हम लोगों ने इनको केवल रायबरेली और अमेठी पर बिना शर्त समर्थन दिया जाके बस। अच्छा, पूरा महिलाओं ने वहां पे जो है महिला को 8,500 रुपया महीना, पूरे देश भर की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो क्षेत्रों का नाम लिया है वहाँ महिलाओं ने संपूर्ण वोटिंग करी, 100% महिलाओं ने वोटिंग करी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। अच्छा जी। तो मतलब यहाँ तो दिल्ली का तो 7 लोकसभा सीट पे टोटल रिजल्ट यह है कि महिलाओं ने 28-29% महिलाओं ने वोटिंग करी। वहाँ दिल्ली में वो ठीक से प्रचार करने पहुंचे नहीं, है ना। और नहीं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कुल मिलाकर वोट देने वाले लोग हैं। हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, पार्टियों की बात नहीं कर रहे। वोटर्स, क्योंकि आपका जो मुद्दा है वो वोटर्स के लिए है, तो मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ। जो वोट पड़े हैं महिलाओं की तरफ से, वो दिल्ली के जो आंकड़े बताए गए हैं सोशल मीडिया पर, वो ये है कि 28-29%, लगभग 28-29% महिलाओं ने वोटिंग की है।
अच्छा दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पे। और आप ये कह रहे हैं जो 2 क्षेत्रों का आपने नाम लिया, एक बार फिर से आप नाम दोहराइएगा जब आप अपनी बात शुरू करेंगे। रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश। रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश से जी। तो यहाँ के क्षेत्रों में महिलाओं ने 100% मतदान में भागीदारी की। जी, 100%, मतलब 100 की 100 महिलाएं गई हैं। अच्छा परसेंटेज में यही कह रहे हैं ना आप। यदि उस महीने में किसी इलाके में 11,000 महिलाएं हैं तो 11,000 की 11,000 महिलाएं वोट डालने गई हैं, एक भी नहीं रुकी, ये कह रहे हैं आप। हाँ। जो महिला वोटर्स ने 100% वोट डाला है। हाँ, ये ताज्जुब की बात है, कमाल की बात है। इस आंकड़े को आप कैसे घोषित करेंगे? काय के लिए? कौन सा आंकड़ा? यही जो आप बता रहे हैं 100 की 100 महिलाओं ने वोट डाला, यानी जितनी महिलाएं सभी ने वोट डाला है, कोई भी वंचित नहीं है वोट डालने से। क्योंकि ऐसा है, महिला को लाइन में नहीं लगना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाती है तो बरीता मिल जाती है उसको, है ना। ऐसे ही जब लगना पड़ता है उसको भी, लेकिन क्या है उनका थोड़ा नंबर जल्दी आ जाता है। हाँ, महिलाएं हर चीज में आगे हैं। हो जाना चाहिए, है ना। आप देख लो, पढ़ाई में भी महिलाएं आगे हैं, घर के काम में भी महिलाएं आगे हैं, कमाने भी अगर महिला निकल जाती है तो बेशक उनको पारिश्रमिक कम मिलता है, लेकिन महिलाएं आगे हैं। अभी आप ही ने कहा कि कहीं भी लाइन में लगती हैं तो उनको जल्दी हो जाता है सब। हाँ। खैर, आप अपनी बात कहें, मुद्दा बदल जाएगा नहीं तो मुद्दा ये है कि आपसे हफ्ता महीना में एक बार चू में हो जानी चाहिए, है ना। जी। हफ्ता महीना में फोन से ही हो जाए। नई दिल्ली आप आ रहे बात नहीं, ये मैं आपकी सोशल मीडिया पे लगा दूंगा। मैं बात ही इसी अंदाज में कर रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे लगा दूंगा। आप प्लीज मुझे इस विषय में बात करें ठीक ढंग से। तो ऐसा है, सुनिए, ऐसा है कि जो वोटर पार्टी ने अपना एजेंडा दिया है ना जी, उस एजेंडे के तहत हमारा नारा ही था कि वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी पार्टी को वोट दे। आपका मुद्दा बहुत सही है, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आप सही चले थे अपनी जगह, और आप में उस समय बहुत जोश और जुनून था, बहुत ज्यादा, मतलब आप में एनर्जी थी कि भाई आप इस मुद्दे को लेकर काफी। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, सुस्त से नजर आ रहा है आपकी आवाज। नो, ऐसा है बड़े भाई, देखो जितनी हमें भोजन की एनर्जी चाहिए, साधन की एनर्जी चाहिए, वो मतलब जनसमर्थन तौर से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोगों को विश्वास नहीं है ना कि उनको ये लाभ मिल पाएगा। 8,500 रुपए, 8,000 रुपए आप हर वोटर को लाभ देना चाहते हैं, न सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों को भी। जी, जबकि सभी वोटर्स की वजह ये है, वोटर्स हैं नंद किशोर जी, उसकी वजह ये है कि वो ये देख रहे हैं कि इनके ही पैर में चप्पल नहीं है। ये तो होता है। तो जब इनके पैर में चप्पल नहीं है तो ये कह रहे तुम्हें सैंडल पहना। देखिए, तो ये कैसे सैंडल पहना देंगे? मुझे ऐसा लग रहा है आपने संघर्ष इतना करा है कि आपकी चप्पलें घिस गई हैं। वो घिसी हुई चप्पल को वो चप्पल ही नहीं मान रहे, वो कहते नंगे पैर चल रहे हैं ना। कोई बात नहीं, संघर्ष संग लाता है, मेहंदी आती है घिसने के साथ, है ना। तो इसलिए जो भरत गांधी जी ने पूरे देश को, देश नहीं पूरी दुनिया को एक नया संदेश दे दिया। जी, नया संदेश। क्योंकि अभी तक सरकार में बैठे लोग सरकार के खजाने से खर्च करते थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। जी, ये पहला मौका होगा कि अब देश के वोटर को भी सरकार के खजाने से आए हुए धन, टैक्स के धन में से उनको भी खर्च करने का मौका मिलेगा। जी, ठीक है, अच्छी बात है। अभी आपने पिछले कुछ ही सेकंड पहले, कुछ मिनट्स पहले ये बताया था कि राहुल गांधी जी ने इसके लिए हामी भरी थी कि वो महिलाओं को 8,500 रुपए, क्या उन्होंने लिखित में एक्सेप्ट किया? हाँ, बिल्कुल एजेंडा है उनका। मतलब आपकी याचिका मंजूर कर ली उन्होंने? किस तरीके से, लिखित में? नहीं, जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया है। हाँ, घोषणा पत्र में। जी, ठीक है। तो उन्होंने घोषणा पत्र में आइडियोलॉजी स्पष्ट नहीं की। अच्छा, उससे कटौती की, कोई बात नहीं। हमारा मकसद ये है कि चाहे इधर से नाक पकड़ो चाहे उधर से, वोटर के घर पैसा पहुंचे आखिरी पायदान तक। जी भाई, चाहे तो मजदूरी कहो,
चाहे तनख्वाह कहो, चाहे तनख्वाह कहो, चाहे मजदूरी कहो, चाहे पेंशन कहो, चाहे नाम कुछ भी दो जी। और तीनों का मकसद एक ही है कि पैसा। एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, यदि महिलाओं को ये सहयोग राशि मिल गई तो परिवारों का तो बहुत भली, मतलब ये कि महिला परिवार की धुरी होती है, तो अपने बच्चों का लालन पालन करने में, क्योंकि यहाँ लोगों के पास रोजगार की कमी है, भारत है ना ये, और यहाँ लोगों के पास रोजगार की बहुत कमी है, और महिलाएं जो हैं माँ के रूप में गुरु की भूमिका निभाती हैं, और परिवार की धुरी का पृथ्वी की जो ऑर्बिट है ना, और वो पृथ्वी उसके ऑर्बिट पॉइंट पे घूमती है, तो कहने का मतलब महिला बहुत अच्छा काम करती है अपने परिवारों के लिए। सभी महिला गरीब अमीर किसी भी जाति धर्म की, और सभी प्रकार से समर्पित अपने परिवार के लिए। तो वो पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, लेकिन अगर महिलाओं को सहयोग राशि मिल गई सरकार की तरफ से, जो ये आपका संघर्ष है, या जो राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया, ऐसा आप बता रहे हैं, मेरी जानकारी के बाहर है, तो अगर ये सहयोग राशि मिल गई तो परिवारों का बहुत बड़ा हो जाएगा, बच्चे और पीढ़ियां अच्छी दिशा में जाएंगे। जी, अब आप बताएं सर जी। तो आज भी पूरे मुल्क में, पूरे देश में, धरती की बात नहीं कर रहे, केवल पूरे देश में आज भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां महिलाएं केवल चावल खा के पैदा होती, चावल खा के मर जाती। सच्चाई है सर, बहुत दुख की बात है, जो देश अन्न उपजाता है वहाँ ऐसा होता है, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं। जहाँ हर तरह का मतलब जो है मौसम है, और सबसे अच्छी जलवायु जिस देश की, उस देश की जो ये स्थिति है, सच्चाई कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी। दूसरी यहाँ तक की परिस्थिति है, कुछ तो महिलाएं इस देश और प्रदेश में ऐसी भी हैं जो 3-3 दिन फाके करके बच्चा पैदा करती है। क्या बताएं सर, सही कह रहे हैं सर, और ये महिलाओं को पारिश्रमिक भी उनका मार दिया जाता है, नहीं मिलता है, तो उनके बच्चे को कुपोषण कभी रुक नहीं सकता। वो कुपोषण कभी रुकेगा तो ये वोटरशिप से रुकेगा। 8,500 रुपया जब उस महिला को मिलेगा तो वो भी काजू बादाम न खा करके कम से कम दाल चावल खा के पेट भर के बच्चा पैदा करने का काम करेगी। वो बात ठीक है आपकी। एक बात इसमें यहाँ आ रही है, जो सरकारी चिकित्सालयों में वो सरकारी महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको सहायता राशि या जो भी पता नहीं क्या क्या जो भी सुविधाएं उनको देते हैं, वो उन तक मिलती है, पहुंचती है नहीं पहुंचती, चाहे आंगनबाड़ी शामिल है, चाहे कुछ भी शामिल है गर्भवती महिलाओं के लिए, वो पहुंच पाती है या नहीं? है ही नहीं, जो बता दें, दिखावे के लिए। अगर किसी ठीक गरीब महिला को अगर उस हॉस्पिटल में भेज दो तो वो हॉस्पिटल में जो नर्स है उसी को नर्स ही नहीं घुसने देगी उसको। ओहो, ये वास्तविकता है। ऐसे हॉस्पिटलों में जाके देखो ना, दिखाना नहीं चाहिए, मीडिया में दिखाना नहीं चाहिए। मीडिया अगर दिखाने की एक चीज, अब आजकल सोशल मीडिया आपसे तो बात इसलिए कर रहे हैं, दोनों पहलू से बात करते रहते हैं आप लोगों से, है ना जी। क्योंकि जब कोई ज्ञान वर्जन हो जाए तो कम से कम सामने वाले जो भी दूसरे लोग आएंगे उनसे आप वार्ता करेंगे तो आपके पास कुछ ब्रेन होगा तो उससे वकालत करने का काम करेंगे। जी जी, नहीं आपका मुद्दा बहुत सही है, बहुत सटीक और अच्छा मुद्दा है। तो अब इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं, देश और प्रदेश तक निकाल लो, कुछ कागज कलम निकाल के बैठ जाओ, सुनते जाओ, जरूरत समझो, वो पॉइंट लिखते भी जाओ। जी, आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है और सोशल मीडिया पर डाली जाएगी। ठीक जी। तो देश प्रदेश तक कानून का राज है, ठीक है, और देश के ऊपर जंगल राज बिल्कुल है, और इस देश में जंगल राज अंतरराष्ट्रीय है। जैसे कहते हैं बिहार जंगल राज, यूपी जंगल राज, जी, ये जंगल राज अंतरराष्ट्रीय है। यहाँ का आतंकवादी भागेगा और अमेरिका में जाके बैठेगा, अमेरिका का लंदन का भागेगा और भारत में आके बैठेगा, ठीक है। तो वो जंगल राज है, उस जंगल राज को खत्म करने के लिए माननीय भरत गांधी जी इस धरती पर पैदा हुए। ये माननीय भरत गांधी जी का थोड़ा सा आप परिचय दे दें दर्शकों के लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान जो है इससे परिचित नहीं है। ये भरत गांधी जी उत्तर प्रदेश में जौनपुर जनपद है जी, जौनपुर जनपद में आनापुर तहसील है
आनापुर तहसील है। हाँ, आनापुर तहसील है जी। तो उसी क्षेत्र के ये निवासी हैं। इनकी ये जो है, इनके पिताजी सामान्य परिवार के थे। ठीक है। और पिताजी का गांधी परिवार से क्या इनका कोई ताल्लुक है? नो 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 नो। तो इसलिए बंदो, इसलिए ये जौनपुर से इनके पिताजी रोजगार की वजह से बम्बई चले गए थे। तो वहाँ तीन पुत्रों को जन्म दिया गया वहाँ। जी जी। पहले इनके भाई जो है सो वही रहते हैं बम्बई में, अभी मकान बना है। और दूसरे नंबर के ये है, तीसरे नंबर के और छोटे भाई जो लखनऊ में मकान बनाए हुए हैं और डॉक्टर है सरकारी। जी। ये यादव परिवार में पैदा हुए थे। और ये इन्होंने इस पर काफी लंबी रिसर्च की। तो इसलिए लंबी रिसर्च की। किस सब्जेक्ट पे करी थी रिसर्च? इनका विषय क्या था रिसर्च? रिसर्च ये थी कि इस देश में एक व्यक्ति सो के उठता है। एक व्यक्ति सो के उठता है, वो सवेरे हवाई जहाज उड़ रहा है और उसके पास प्लानर खड़े होते हैं सो के जगाने के लिए। सर इतने टाइम फ्लैट, इतने टाइम फला, इतने टाइम में होटल, इतने टाइम में नाश्ता है। ये पूरा प्लानर होता है ना? जी जी। और पूरे देश में बाकी सब लोग सवेरे उठते हैं और फटफटा के नहाते धोते हैं, तुरंत पेट भरने में लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे चिड़िया सुबह जगती है और उड़ान भरती है केवल सुनने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे ही इस देश में तो इन्होंने देखा कि इस देश में आखिर इतनी बड़ी अनियमितता क्यों है कि एक आदमी हवाई जहाज से उड़े और एक को साइकिल नसीब नहीं। सच्चाई है ना? तो इसलिए इस पर शोध किया इन्होंने जी। और शोध करने के लिए ये शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट क्यों पहुंचे? तो शमशान घाट पहुंचने से पहले ये इनके जो बड़े सबसे छोटे भाई थे जो डॉक्टर सर्वनेश यादव, ये हॉस्पिटल वही जो आपके मेरठ में पढ़ रहे थे, डॉक्टरी पढ़ रहे थे। तो डॉक्टरी पढ़ते ही वक्त में और ये भारत गांधी पीसीएस की परीक्षा पास इलाहाबाद से किए थे जी। पास होने के बाद इन्होंने भरत गांधी जी ने ये सोचा कि चलो वो दोस्त जो हमारे साथ 2 बार फेल हो चुके थे, तीसरी बार परीक्षा में बैठे हैं, फोन के साधन कम थे इसलिए वो उनके घर देखने चले गए कि पता करें दोस्त का क्या हुआ। तो ये तो अपने पास की खुशी में थे और दोस्त फेल हो चुके थे तीसरी बार। ओहो। तो दोस्त के घर जब पहुंचे तो दोस्त के पिताजी, चाचा, ताऊ काफी लोग जो है मतलब ऐसे बैठे थे जैसे कोई गमी हो गई हो, मौत हो गई हो परिवार में। अच्छा। तो उनको देख करके ये भी बैठ गए। तो थोड़ी देर में पूछा अंकल जी क्या हो गया? बोले कि भरत भाई क्या बताए, ये तो तुम्हारे दोस्त फेल हो गए। तब तक दोस्त बोल पड़े कि भरत भाई क्या करें, 2 नंबर से रह गए, अब तो फेल हो गए, आगे वाले नौकरी छीन ली। तो भरत गांधी ने ये गांधी थे नहीं, तब नाम था इनका भरत लाल जी। तो जब जो है इन्होंने देखा कि जो अब पास हो गया उसे ये गाली दे रहा है, फेल होने वाला गाली दे रहा है जी। तो हम पास हुए तो अब हम गाली खाने के लिए पास हुए क्या? तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा जरिया देश में खोजेंगे कि किसी को बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी पास हो जाए, है ना, फिर गाली न खानी पड़े। तो इन्होंने उसको सोच करके तैयारी की और ये मेरठ में चले गए, हॉस्टल में रहने लगे। फिर मजदूर बाजार में चले गए, मजदूरी नहीं मिली। उसके बाद शमशान घाट पर चले गए, महीनों मुर्दे जलाए। वहां से ये पता चला, हाँ मुर्दे जलाए, वही खाने का इंतजाम किया वही डॉम ने। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद मतलब जो है पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने मुर्दा घर में काम किया। हाँ, शमशान घाट में काम किया।
हाँ यही बता रहे हैं ना सर, थोड़ा दर्शकों के हाँ, लिए बिल्कुल करें। जी 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 जी। अच्छा बताइए, तो क्या इनको तो नौकरी मिल रही थी? पीसीएस पास कर लिए थे, इन्होंने वहीं से प्रतिज्ञा कर लिया था कि जब उनका दोस्त फेल हो गया, वो सामने वाले को, अपने पास होने वाले को गाली दे रहा है, तो इन्होंने कहा पास तो हम भी हुए हैं, हमें भी हमारे पीछे वाले हमें गाली दे रहे होंगे, तो हम क्या धरती में गाली खाने को पैदा हुए? अब ऐसा कोई जरिया खोजेंगे कि कोई किसी को गाली न दे, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि इस देश में दो लोग हैं, एक पढ़ा एक अनपढ़ है, पढ़ा एक अनपढ़ है। अनपढ़ पढ़े के भरोसे, अनपढ़ पढ़े के भरोसे, और पढ़ा लिखा बैठा दिन के भरोसे। पढ़ा लिखा बैठा दिया, अनपढ़ पढ़े के भरोसे और पढ़ा लिखा मठाधीश के भरोसे, शंकराचार्य के भरोसे। अच्छा मठाधीश। और शंकराचार्य ने कह दिया तुम्हारा मुकद्दर अच्छा था इसलिए तुम आईएएस बन गए, और तुम्हारे भाई का मुकद्दर खराब था इसलिए चपरासी बन गया। लेकिन जो आईएएस बना है वो पढ़ के बना है, और जो चपरासी बना है वो पढ़ के बना है। देश कानून से चल रहा है ना, देश संविधान से चल रहा है जी। तो इसलिए राष्ट्र की संपत्ति में राष्ट्रपुत्रों का हिस्सा दिलवाए जाने के लिए भरत गांधी ने अपने पिता का टाइटल हटाया और गांधी का टाइटल लगाया, क्योंकि बाप की संपत्ति में अगर हिस्सा लेना है तो आपको वल्दियत लगानी पड़ेगी। राष्ट्र की संपत्ति में हिस्सा लेना है तो गांधी टाइटल लगाना पड़ेगा, क्यों कि राष्ट्रपिता माना गया है, तो राष्ट्रपुत्र है वोटर। राष्ट्रपुत्र होने के नाते राष्ट्रीय संपत्ति में हर वोटर का हिस्सा बनता है। आपने अपना लॉजिक ठीक चुना है, उन्होंने भी ठीक चुना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ठीक और करना था। वो ये था कि देश चल रहा है संविधान से। हाँ तो बाबा साहेब का टाइटल लगाना था ना, वो संविधान लगाना था, संविधान से संबंधित। वो संविधान अलग है, संविधान के सुनिए राष्ट्रपिता है ना, राष्ट्रपिता बाबा साहब को संविधान विशेषज्ञ कहा गया है। अब तो लोग जोर दे रहे हैं गांधी की फोटो नोटों पे से हटाने की। वो तो कुछ किसी की भी फोटो कभी हटाई जा सकती है, नो उसका कोई वो नहीं है। लेकिन शुरुआत से राष्ट्रपिता जब कहा गया है, हम कह रहे किसी और को राष्ट्रपिता कह दो, तो जो भी राष्ट्रपिता रहेगा, और जब तक देश में लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र वोटर रहेगा, तब तक वो राष्ट्रपुत्र रहेगा, और राष्ट्रपुत्र को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में पढ़ाई जो हमारी गई है, पढ़ाई जो शिक्षा दी गई है, वो आज तक यही नहीं समझाया गया है कि राष्ट्र की संपत्ति में क्या देश के वोटरों का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है। राष्ट्र की संपत्ति में बिल्कुल बनता है, के नीचे सोना चांदी हीरा वोटर्स का हिस्सा बनता है। हाँ, राष्ट्र की धरती के नीचे सोना चांदी हीरा अवरक खनन जो निकलता है वो प्रत्येक नागरिक का है। आबादी का आप हिसाब लगा लें, हर महीने ये हो जाएगा 8,500 रुपए का आपने जो आंकड़ा रखा हुआ है, ये 8,000 रुपए हर वोटर। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये तो 2005 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे जी। उनसे ये पूछा गया, उनसे कहा कि जब वोटर ने वोट दिया प्रधानमंत्री की रेल फ्री, बस फ्री, हवाई जहाज फ्री, और मरेंगे तो कफन फ्री, जिसने वोट दिया उसका क्या फ्री। तब ये हिसाब किताब पी चिदम्बरम ने दिया। उन्होंने कहा कि जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, सरकार के खजाने में जाता है, वो पैसा 3 भाग में बांट देते हैं। एक भाग चला जाता है स्थायी निर्माण, पुल पुलिया, हाईवे, हवाई जहाज, खरंजा, नाली, हॉस्पिटल, दवाई, इसमें एक स्थायी निर्माण हो गया। दूसरा होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका व्यवस्था को चलाने वालों को जी प्रति महीना सैलरी लाखों में जाती है, ठीक है ना। तीसरा हिस्सा बचता है जिस हिस्से का नाम है जन जन का विकास, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जे पेंशन, वो पेंशन, जे छूट, बोट छूट, बाढ़, सूखा, सब्सिडी, डीजल, पेट्रोल की सब। तो ये तीसरे हिस्से का जो पैसा का बजट जो निकला था 2005 में निकला था, तो एक टोटल रुपया, तो एक वोटर पर 35 रुपया पर मंथ आ रहा था 2005 में। 2011 से 12 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 60,018 रुपये आ रहा था। आज की तारीख में लगभग 17,000 रुपये महीना आ रहा है।
उसी का 8,500 रुपये मांगा जा रहा है। सरकार से ये कहा आधे से देश चलाओ, आधे से वोटर का पेट चलाओ जी। वो है 8,500 रुपया। ये 8,500 रुपया मोदी के घर से आएगा। नहीं आने वाली है यदि 8,500 रुपया जो वोटर्स का तय किया गया है, मतलब एक टाइम पे रखा गया पी चिदम्बरम जी द्वारा, तो वो मतलब जो है इससे कोई कमी नहीं आने वाली सरकार के। नहीं, कमी न थी न कमी है। हाँ। और एक होम सीलिंग एक्ट की कानून जो बनी है, ऐसे ही एक धन सीलिंग एक्ट की कानून बना दिया जाए। पूरी धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए जो राष्ट्र की संपत्ति खरीदने लायक रह जाए। अगर कोई संपत्ति खरीदने बेचने की नौबत आए तो सरकार बेचे और सरकार खरीदे। प्राइवेट व्यक्ति न सरकार की संपत्ति खरीदे और न बेचने का अधिकार भी। तो ये नियम तो अभी भी है। राष्ट्र की संपत्ति अभी जो है सो हवाई अड्डा बिका, कहाँ है कानून? रेलवे का हवाई अड्डा बिका, रेलवे प्लेटफॉर्म बिके, कहाँ है वो कानून? जी सही है आपके बात। आपने देखा होगा रेल के किनारे लाखों करोड़ों रुपए का लोहा पड़ा होता है, वो केवल इसी डर और भय की वजह से पड़ा है। उसमें लिखा जाता है कि अगर कोई भी जो रेलवे का लोहे का सामान बेच देगा तो बेचने खरीदने वाला दोनों राष्ट्रद्रोह में जेल चले जाएंगे। तो हम वो पूछ रहे हैं, जिन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म बेचा, क्या उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग सकता है? हाँ बिल्कुल लग सकता है भाई जी, बिल्कुल लग सकता है। और भारत की संपत्ति खरीदने वाले पर तो राजद्रोह का मुकदमा लग सकता है। जी जी। तो फिर आपका इशारा किसकी तरफ है? किसने बेचा? बेचने वाला कौन है? उसका भी नाम बता दीजिए। अभी तो फिलहाल मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में बेचा। जी। तो पिछले उन पे क्या मुकदमा दर्ज हो सकता है? उन पर राजद्रोह पर 1 लाख, एक नहीं, उन पर 1 लाख मुकदमे दर्ज होने की तैयारी है। 1 लाख, क्योंकि इन्होंने जो कौन कराएगा? किसमें इतनी हिम्मत? लोग तो डरते हैं मोदी के नाम से। यदि मोदी ने दोबारा नहीं सुनी ग्रहण कर ली, अभी जो है जो वैक्सीनें लगी है, वैक्सीन जी जी, और वैक्सीन से जो लोग मरने लगे हैं, वर्ल्ड में चल रहा है और इंडिया में खास चल रहा है। हाँ, तो वो वैक्सीन जो सुन लीजिए ना, जो वैक्सीनें लगाई गई है और वैक्सीनों से लोग मरने लगे हैं, तो उन लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि यार क्यों ना मतलब जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। ये बात तेजी से शुरू हो गई है, ठीक है, और मुकदमा दर्ज होंगे। अब जो है सो चुनाव हो गए हैं, अब इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, लाखों मुकदमे दर्ज होंगे। और ऐसे प्रधानमंत्री को तो फांसी पर लटका दिया जाएगा जी। हाँ, अब आज की तारीख में ये जो है भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, आज की तारीख में नेताओं ने घेर करके, सभी दल के नेताओं ने घेर करके इनको ऊंट बना दिया है। अब जो रस्सी चाहेगा हिलाएगा, इनको बैठना पड़ेगा। पिछली बार सांड थे, अब की लोगों ने घेर के इनको ऊंट बना दिया। अच्छा, एक बात और बताइए, जो भारत है, मुद्दा थोड़ा सा बदल जाएगा। हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, वोटर्स के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी मुद्दे में ये बात भी आ जाती है ना कि यहाँ जो है क्योंकि थोड़ी बात राजनीतिक मुद्दों पर आ गई है, तो मूल निवासी जो है और जो ये 15% वाले लोग हैं, ये भेदभाव करते हैं और जो मूल निवासियों का मतलब जो है सब कुछ बर्बाद होता है, उनका शोषण, उनका तिरस्कार, सब कुछ होता है और उसमें उनकी पूरी जिंदगी तबाह होती है। उनको अन्न और जल तक नसीब नहीं होता, यानी भोजन और पानी भी नसीब नहीं होता। ठीक है जी। अभी आपने बताया बहुत ही दर्दनाक अवस्थाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, युवा हो, कोई भी हो, युवा कोई भी हो, तमाम किस्म के जो एजेंडे जातिवादी व्यवस्थाओं की वजह से चलते रहते हैं, वर्ण व्यवस्था की वजह से चलते रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भारत की राजधानी भी इससे अछूती नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इससे अछूती नहीं है। डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, डॉक्टर रितु सिंह हैं, प्रोफेसर रतनलाल सिंह हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेक्चरर हैं, और कुछ ने तो आत्महत्या तक की है, स्टूडेंट्स ने भी और प्रोफेसर्स ने भी। क्या तो ये जो जाति व्यवस्था का जो दीमक है, घुण है, कीड़ा है, ये पूरे देश को वर्ण व्यवस्था बर्बाद कर रही है। इस पर कुछ आपने कभी सोचा है
हाँ, इंसाफ नहीं मिल रहा, ये जो वोटर्स को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। आप लोग इतने टाइम से 2005 से आप बता रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं, आंकड़ा तय हो गया था 2005 में। जी 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 जी। तो उस समय ये जब तय हो गया तो उनको उनका हक नहीं दिया गया, तो क्या इसमें कहीं जाति व्यवस्था वजह है कि शासक वर्ग ये चाहता है कि नई जनता को लाभ नहीं मिलना चाहिए? उसने तय क्यों नहीं किया? अब तक मिल जाना चाहिए था लोगों को, कब तक? बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जो इस संस्था को चला रहे हैं वो खुद आप कह रहे हैं कि आपके पैरों में चप्पल तक बाकी नहीं रह गई, इतना हाल होगा आपके, आप जन समर्थन भी नहीं मिल रहा है, आप हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, ऐसे समझो थोड़ा सा जी। उदाहरण तौर पर, जैसे आप कभी बहुत छोटे से बच्चे थे जी, और घुटने के बल चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो घुटने के बल चलने की एक सीमा होती है, और घुटने के बल की जब सीमा खत्म हो जाती है तो आपको फिर जो है सो पैरों को बल चलना पड़ता है, ऑटोमेटिक, है ना। तो ऐसे ही जो भी जातिवादी, धर्मवादी, जो भी वाद पैदा हुआ है, एक इसका एक लिमिट होती है। जैसे सीमेंट बना है, सीमेंट का लिमिट है 30 साल। कोई दवाई बनती है, उसकी लिमिट होती है कि इतने डेट के बाद ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है? राइट, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, जितनी भी दवाई पर जो चर्चा हो रही है, ये बीमारी गिनाई जाती है, बीमारी। ये जो है SC, BC, माइनॉरिटी, आरक्षण, फारक्षण, ये सब जो है, ये बीमारी गिना गिना करके वोट ले जाते हैं। इन्होंने उस बीमारी का इलाज खोजने का काम नहीं किया, ना प्रोफेसर ने और ना ही किसी पढ़े लिखे ने, ठीक है? इसका इलाज भरत गांधी ने खोजा है। इसका ही इलाज भरत गांधी ने खोजा है। जिस तरह से, जैसे प्रोफेसर है, अगर कहीं राम की जगह रमा छप जाए, नोट करिए, राम की जगह रमा छप जाए तो प्रोफेसर की हैसियत नहीं है राम पढ़ा पाए, क्योंकि वो लकीर का फकीर है। कलेक्टर से अगर कलेक्टर से मुख्यमंत्री सूचना भेज दे, शाम को पत्री लेके 5 बजे के बाद हमारे यहाँ आ जाना, तो कलेक्टर लाइन में लग के पहले कहेगा साहब 1 दिन के लिए लाए कि 5 दिन के लिए लाए। ये नहीं पूछ पाएगा कि मैं IAS अफसर हूँ, हम पत्री लेके आपके यहाँ क्यों, नहीं पूछ पाएगा। उसने कहा खाली बजाओ। जिस देश के कलेक्टर जब खाली बजाने लगेंगे नहीं, लगे हैं, तो देश में अब पढ़े लिखे लोगों से न्याय की उम्मीद खत्म हो गई, ध्यान रखिएगा। एक चीज, अब आप सोच रहे, कहते हैं कि हम पत्रकार हैं। मेरा ये मानना है, सब ये कांग्रेस 40 से 50 साल सत्ता में रही, ठीक? आज तक इसके पास कोई ना टेलीविजन है, ना कोई चैनल। उसके बाद BSP सत्ता में रही, ना कोई टेलीविजन है, ना कोई चैनल। कांग्रेस आपकी BSP समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ठीक है ना, लेकिन इसके पास भी कोई टेलीविजन चैनल नहीं है। केवल जैसे ही सत्ता जाती है तो केवल एक ही आवाज उठती है कि इन्होंने साहब वो चैनल खरीद लिया, उन्होंने साहब वो अखबार खरीद लिया। किसी की हैसियत नहीं है कि कोई किसी का अखबार खरीद पाए, समझे भाई? ये जो है अखबार पूंजीपति। एक बात बताओ, बाबा रामदेव के पास चैनल है? बाबा बाबा रामदेव जी के पास चैनल है, आसाराम बापू के पास चैनल है। मतलब जो लगोटी लगाए घूम रहे हैं भारत में, महात्मा कहते हैं इनके पास चैनल है। जो देश के शासन और सत्ता संभालना चलाना चाहते हैं, उनके पास कोई चैनल नहीं है। ये सारे चैनल किसके हैं? ये खरपतियों के पैसे के चैनल है, ठीक? और जितने भी उसमें काम कर रहे हैं, तो एक भी उसमें मालिक नहीं है, ये सब मजदूर है। और बंदूक की नोक पर ये पत्रकारिता करते हैं। भाई किसी, जैसे ही आपने बयान छापा तो किसी के तो पक्ष में जाएगा, किसी के विपक्ष में जाएगा। जिसके विपक्ष में जाएगा वही बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा। हाँ भाई तुमने कैसे छापा बताओ, है ना? तो वो तो जिंदगी मौत से खेल रहा है। और उसका जो है, मैंने अभी उसको सूचना अधिकारी को फोन करके पूछा,
कलेक्टर से भी मैंने पूछा, जब ये चुनाव, ये जो है अखबार वाले जब सरकारी विज्ञापन लेते हैं तो प्राइवेट विज्ञापन क्यों मानते हैं? जब सरकार विज्ञापन देती है, सरकार में पैसा टैक्स का रखा है, जनता का पैसा रखा है, तो जनता के पास, जनता की बात, जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात उनको लिखना चाहिए। नहीं सुन, क्यों नहीं लिखेंगे जी? क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए जो हम लोग नया प्लान, अब क्या है, देश प्रदेश तक कानून का राज है, देश के ऊपर जंगल राज। जब तक जंगल राज खत्म नहीं होगा तब तक ये ना भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना अत्याचार खत्म होगा, है ना? आपकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन गोदी मीडिया नाम की भी एक चीज है। आपने कहा ठीक है, अरबपति खरबपति लोगों के चैनल्स हैं, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के गुण गाते रहते हैं। अरे भाई झूठ नहीं। अरे सुनिए, ये जैसे मोदी हटते साहिब कांशीराम जी ने भी कहा है कि जो मीडिया है वो भ्रष्ट मीडिया है, गोदी मीडिया, मनी मीडिया माफिया, मनी माफिया मीडिया। नहीं, ये कह तो गए, लेकिन एक भी अखबार चला के गए, पैसा नहीं था क्या? गरीब आदमी थे। मायावती से इतना पैसा है कि एक फैक्ट्री डाल के चला सकते हैं, क्यों नहीं चलाया आपने? पैसे को क्यों जम करे रखे बैठे हैं? चलाओ ना समाज के सुधार के लिए, क्यों नहीं चलाया? आपका ये इल्जाम है मतलब राजनीतिज्ञों पर, जैसे आपने बहन जी मायावती जी का नाम लिया, तो नहीं अकेले नहीं, उसमें सब पर, सब जितने पार्टी के दल के नेता है सब जिम्मेदार है। इन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए अपना अखबार क्यों नहीं बनाया? क्यों पूंजीपति के अखबार पर रुके? जब तुम्हारा अखबार होता तो तुम्हारा तो बोलता कम से कम तुम्हारे लिए, है ना? और जब तुम 10 लोगों के अखबार बोलते, मतलब सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी के अखबार एक बात बोलते और पूंजीपति का एक बात बोलता, तो वो तो अपने आप निठल्ला हो जाता कि नहीं हो जाता? जी जी। तो वो निठल्ला जो है तो कभी नीचे तो आता नहीं है, वो तो इन्हीं सबके ऊपर गुत्थी रख के और अपना उल्लू सीधा करता रहता। ये तो जो है, हमने तो वहां भी कहा था दिल्ली में, हमने कि ये अदानी और अंबानी का कुत्ता है, प्रधानमंत्री नहीं है जी। अच्छा, ये जो वोटर्स इंडिया पार्टी है, ये एक राजनीतिक दल है या राजनीतिक? हाँ, ये वो पहले पूरा नाम समझ लो, लिख लो, वोटर पार्टी इंटरनेशनल। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल है ये। अच्छा, है? ये एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल है और इंटरनेशनल है, ये देश स्तर का नहीं है। तो ये आप जो मतलब जो एक अभियान चला रहे हैं कि वोटर्स को इतने रुपए, 8,500 रुपए मिले सभी वोटर्स को, और मतलब जो है वो पूरे देश में अभियान चलेगा। ये देश में अभियान चल रहा है अभी। अच्छा, जो शोषित वंचित है, गरीब है, उसको मिलना चाहिए, और जो एक धनी व्यक्ति है वो भी वोटर है। ठीक। ऐसा है, जैसे आपके घर में 4 भाई हैं, ठीक है, और एक भाई पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया, एक भाई लेखपाल बन गया, और एक चपरासी और एक वही घास खोद रहा है। लेकिन जब जमीन बचेगी तो बराबर मिलेगी, कम ज्यादा मिलेगी? जमीन बचेगी तो बराबर मिलेगी कि कम ज्यादा मिलेगी? तो इसमें एक नीति तय होनी चाहिए। आपकी बात सही है, मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए एक तो उधर जो धन सीलिंग एक्ट की जो बात की है हम लोगों ने, एक तो उधर से धन सीलिंग एक्ट लगाओ, ठीक, नंबर 1। दूसरे, गरीबी रेखा जो बनाई है, एक अमीर की भी रेखा बना लो, पता तो चले कि अमीर कौन। जी, ठीक है। जो गरीबी रेखा केवल मालिकों पे लागू है, ये गरीबी रेखा पार्लियामेंट में लागू क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में भी गरीबी रेखा का पार्लियामेंट में मेंबर क्यों नहीं जाता? जी। विधानसभा में गरीबी रेखा का व्यक्ति क्यों नहीं जाता? और जो व्यक्ति पार्लियामेंट में गरीबी रेखा से जाए उसे तो वेतन दिया जाए, और जो अमीरी रेखा से जाए उसे वेतन न दिया जाए। 40,000 करोड़ रुपया खर्च करके पार्लियामेंट का मेंबर बन रहा है, उसे वेतन की क्या जरूरत है? क्यों मिलना चाहिए उसको? तो भाई जी, इधर तो आप गरीबी रेखा बनाए हो मालिकों में, तो ये गरीबी रेखा वो पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी लागू हो जानी चाहिए। ये भरत गांधी का 222 पेज का जो पार्लियामेंट का प्रस्ताव है,
आप व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं व्हाट्सएप पर जो प्रस्ताव की कॉपी पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन नमूना आपके पास पहुंच जाएगा। जी, जो आरडीआर छापा है। हाँ, आप मुझे भेजिए, मैं डिस्प्ले में भी लगाने की कोशिश करूंगा। अभी 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 भेजता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उसे मेरे व्यक्तिगत तौर पे मुझे चाहिए, मुझे सामाजिक तौर पर चाहिए, ताकि मैं दर्शकों को दिखा सकूं कि ये देखिएगा, ये रिपोर्ट है। अच्छा, विश्व नागरिक कोष हो सके तो राहुल गांधी जी का वो घोषणा पत्र भी भेजिएगा, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए 8,500 रुपए का घोषणा की है। विश्व नागरिक कोष जी, विश्व। आप बताइए, देश और प्रदेश का कानून का राज है कि नहीं? जी, देश के ऊपर जंगल राज है, ठीक है। स्टेट बैंक, एक मिनट, स्टेट बैंक साबित करती है कि स्टेट का टैक्स का पैसा स्टेट बैंक में आता है, और सेंट्रल बैंक साबित करती है कि सेंट्रल का टैक्स का पैसा सेंट्रल बैंक में जाता है। जी, लेकिन विश्व बैंक बताए भाई, विश्व की जब सरकार नहीं है तो विश्व की बैंक में पैसा कहां से आया? तो वो विश्व बैंक नहीं है। जिसको विश्व बैंक का प्रचार किया गया है वो विश्व बैंक नहीं है, वो ये खरबपतियों का गुल्लक है। जी, नोट करिए हमारी बात को, ये खरबपतियों का गुल्लक है जी। और उस गुल्लक से इन्होंने हमको हाईवे दिया है, जो पूरे देश भर में हाईवे दिए हैं। हाईवे पर अभी तक एक भी बोर्ड ये नहीं लगाया कि इतने दिन में ये पैसा खत्म, मतलब कट जाएगा, एक भी। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। जैसे बरमदेव का पेड़ लगा, आपने देखा होगा कहीं भी पीपल का पेड़ लगा है तो लोगों ने पैसा फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे तीसरी पीढ़ी के लोग आएंगे और जैसे वो टोल देखेंगे और वहाँ पैसा फेंकना शुरू कर देगा। बोले कि दद्दा देते रही, इन अम्मा देती रही, अम्मा की अम्मा देती रही, तो हमें भी देना पड़ेगा। ये आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाएगा ना सिस्टम जी। तो इस पर तत्काल बैन लगना चाहिए जी। विश्व गवर्नमेंट बननी चाहिए और वो गवर्नमेंट के जरिए से टैक्स लगना चाहिए। टैक्स का पैसा विश्व बैंक में आना चाहिए, तब वो पैसा विश्व बैंक का पैसा आए, तब गरीबों के विकास, देश के, नहीं पूरी धरती के होटल का विकास होना चाहिए जी जी। तो पत्थर ईट पत्थर विकास नहीं है। लोग भूख से मरे, क्या लोग एक दवाई की टिकिया के लिए मोहताज हो जाए, समझ भाई, और यहाँ विकास की गंगा बहाई जाए जी। तो देश में तो बहुत बुरा हाल है। आपने कहा जंगल राज चल रहा है, तो बिल्कुल जंगल राज चल रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसके लिए विश्व परिवर्तन मिशन लिखो, ये बन गया है विश्व परिवर्तन मिशन। ये वोटर पार्टी उसकी एक इकाई है जी। जैसे आरएसएस लोग जो है, आपकी आरएसएस की बात करेंगे अभी बाद में, आरएसएस का तो सबको मालूम है, लेकिन जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल वीपीआई कुछ ऐसे करके नाम है ना आपका संस्था का, इसमें कितने लोग शामिल हैं? लाखों की संख्या में, ऐसा लाखों की संख्या में। अच्छा, आपने कुछ पैदल मार्च वगैरह भी किए हैं, कई जगह जनसभाएं की हैं और रोड शोज भी किए हैं, तो उसके डिटेल्स भेजेंगे आप मुझे? हाँ बिल्कुल भेजेंगे, अभी भेजेंगे, ताकि दिखाया जा सके इसी। हाँ बिल्कुल, अभी भेजेंगे जी। अभी हमने 23 तारीख को हमने जेल भरो आंदोलन किया मैनपुरी पे जी। और 23 तारीख को 24 तारीख की क्या जरूरत पड़ गई, ये भी थोड़ा सा समझा दें। हाँ, जेल भरो आंदोलन में मैंने ये कहा है कि जब इस देश में प्रधानमंत्री बिजली का बिल देने को तैयार नहीं, इनको तनख्वाह 4 लाख रुपया है, राष्ट्रपति बिजली का बिल देने को तैयार नहीं, इनको भी 3 से 4 लाख रुपया तनख्वाह है जी। जज साहब की भी तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपया है, लेकिन ये बिजली का बिल देने को तैयार नहीं है जी। बिजली का बिल केवल उसी से वसूल रहे हैं जिसके पाँव में चप्पल नहीं है। ठीक, एक बात। फिर हम सरकार से ये पूछ रहे हैं कि हमें ये तो बताया जाए कि हमें बिजली का बिल कितनी बार देना पड़ेगा। कार बनी बिजली का बिल दिया, हवाई जहाज बना बिजली का बिल दिया, कपड़ा बना बिजली का बिल दिया, हमने जो है आटा पिसाया बिजली का बिल दिया कि नहीं दिया जी। तो जब सुई बनी तो हमने बिजली का बिल दिया, बल्ब बना बिजली का बिल दिया। तो जब हम सारी फैक्ट्रियों को बिजली का बिल दे रहे हैं, तो क्या फिर बिजली हमको, मतलब बल्ब जलाने के लिए हमें बिजली नहीं फ्री मिलेगी, पानी पीने के लिए हमें फ्री बिजली नहीं मिलेगी, नहाने के लिए हमें बिजली नहीं फ्री कर पाएंगे आप जी। और तमाम देशों में, तमाम प्रदेशों में बिजली माफ हो गई है,
और भारत उत्तर प्रदेश में बिजली मतलब वसूली जारी है। तब हमने कहा जब तक वो शिप नहीं तब तक बिजली का बिल, हमारा हिसाब तुम करो ताकि बात तुम्हारा करेंगे। ठीक है ना। तो इसको लेके हमने जो है कलेक्टर यहाँ मैनपुरी में धरना दिया था और जेल भरो आंदोलन, 1000 लोग जेल भरो आंदोलन में पहुंचे थे। जी, तो कितने गिरफ्तार हुए? कुछ गिरफ्तार जैसी बात हुई? नहीं, किसी को गिरफ्तारी की हिम्मत ही नहीं थी। 23 तारीख 24 तारीख की होली थी, है ना, 24 की होली थी। ये मार्च लोग अपने फरवरी में था, मार्च में था ये फरवरी में आंदोलन 23 और 24 का 2000। हाँ, इसी पिछली फरवरी में। जी, इसी फरवरी को ना 24 में। हाँ 24 में होली पे। जी, तो आप समझिए सारे लोग अपनी होली मना रहे थे और हमारे कार्यकर्ता सब जेल जाने को तैयार खड़े थे। कलेक्टर के यहाँ से चल के जेल तो है आपको। हाँ, आर्थिक समस्या है आपके साथ में, है ना? नहीं, नो, अभी कोई मेरे पास आर्थिक समस्या नहीं है। हम वोटर को उसको अपनी मालिकाना हक समझा के तब उसका वोट इधर से उधर कराना चाहते हैं। वोटर को गुलाम नहीं बनाना चाहते। वोटर स्वयं अपने विवेक से इस्तेमाल करे, 8000 लेने के लिए वोट डाले। हमने अभी चुनाव लड़ाया, प्रत्याशी नहीं लड़ा। दिल्ली से हमने प्रत्याशी बुलाया था नंदराम बागड़ी को, पश्चिमी दिल्ली से लड़े थे और यहाँ से भी हमने पर्चा डलवाया था। जी, एक दिन कोई हमारा कार्यकर्ता वोट मांगने नहीं गया, समझे। 1800 वोट डाले गए। जी, वोटर ने स्वयं, चुनाव आयोग ने पूछा, निर्वाचन अधिकारियों ने पूछा कि साहब आपका खर्चा क्या हो रहा है? हमने कोई खर्चा होता ही नहीं हमारे यहाँ। प्रत्याशी ने पर्चा डाल दिया है और लोग अपना वोट डालेंगे। जिनको 8000 चाहिए, जिनको नहीं चाहिए वो न डाले, क्यों भाई? जी। तो और अपन जब कभी हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो अपनी रोटी लेके आते हैं और 50 रुपया 100 रुपया वहाँ आके जमा करते हैं ताकि पैसे की हमारे पास मतलब कमी ना रहे संगठन के लिए। तो जो आपने अभी चप्पल वाली बात कही वो क्या था? फिर जब बातचीत शुरू हुई थी उस दौरान आपने कहा था कि चप्पल नहीं है हमारे पैरों में, थोड़ा सा आप उदास नजर। हाँ, ये जो बात कही जा रही है, ये लोग जैसे आपके घर में आप दिल्ली लखनऊ में रहते हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं मान लीजिए, है ना, और अगर आप अपने जहाँ आपका गांव है, गांव का व्यक्ति आप पर भरोसा कर रहा है, मेरे भैया दिल्ली में बहुत जानकार है, मानते हैं कि नहीं? लेकिन भैया दिल्ली में रहते हैं, ये बात गांव के व्यक्ति को पता चल गया कि पार्लियामेंट में बात शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पत्रकार बंधु है, इनको ही पता नहीं चल पाया कि ये बात दिल्ली में शुरू हुई कि नहीं हुई संसद में। तो कैसे बड़ा मान लिया जाएगा? गांव के आदमी को पता चल गया कि देश के लोगों को पैसा मिले। आज अगर ये इन्होंने तुम्हारे ये क्या नाम राहुल गांधी ने ये महिला को 8000 रुपया देने वाली बात को घोषणा न किए होते समझ भाई, तो ना तो अखिलेश दिखते और ना ये राहुल गांधी दिखते। तो आप उनका घोषणा पत्र भेज सकते हैं दर्शकों को दिखाने के लिए। वो तो कांग्रेस का घोषणा पत्र अपने उसमें ले लो, वो तो उसमें पड़ा है, गूगल पड़ा है, गूगल मिल जाएगा। हाँ, कि ये राहुल गांधी का घोषणा पत्र है। हाँ, इसमें कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र मांगो, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र। जी हाँ, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, आप अपना वाट्सएप भेजिए और हम आपको संसद की रिपोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्ट की कापी भेजे दे रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। हाँ, वोटर पार्टी लिखो पहले नाम बताइए, आप अपने संस्था का नाम बताइए। हाँ लिखो, वोटर पार्टी इंटरनेशनल। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से सादेश अली मसीह जी। हाँ, सादेश अली मसीह, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी। काम आपकी संस्था पूरे इंडिया में कर रही है, बल्कि आपने तो वर्ल्ड लेवल की बात करी कि विश्व बैंक है। हाँ, उसके लिए हमारा आइडिया छप गया है, विश्व नागरिक कोष छप चुका है जी, उसी से सदस्यता अभियान चल रहा है जी। उसमें आपको भी हम सदस्य बनाएंगे, आके अभी दिल्ली में आएंगे तो आपको बुलाएंगे और उसका नमूना अभी आपके मोबाइल में भेजे देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी व्हाट्सएप भेजिए, मैं अभी भेजता हूँ आपको, ठीक है ना? ओके सर, ओके। धन्यवाद। जय भीम जी, जय भीम। बता देना हमने भेज दिया। ओके सर, ओके।